हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, और टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज किया था? टॉर्क इक्वल्स टू सी थीटा, है ना, माइनस का। फिर हमने क्या पढ़ा उसके आगे? हमने उस पेंडुलम को अलग अलग सिस्टम में ले गए, एक्सेलरेटेड फ्रेम्स में ले गए। फिर हम उसमें किस में ले गए? हम उसको लिक्विड के अंदर डुबोया, और फिर हमने उसमें फोर्स ऑफ बायनेंसी का कॉन्सेप्ट लगाया। तो ये सारी चीजें आप पिछले वीडियोस में मेरे पढ़ चुके हैं। अब अगर कभी कभी क्या किया जाए कि पेंडुलम को वेरी लार्ज पेंडुलम के फॉर्मेट में दिया जाए, वो दे सकता है कि आपका पेंडुलम बहुत लार्ज है, और बहुत लार्ज का मतलब क्या है कि आपका जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है दैट इज कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। ये जो मैंने बनाया है ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, ये आपका बड़ा सा पेंडुलम है जिसका लेंथ L है, और ये आपका रेडियस ऑफ द अर्थ है, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। इस केस में अगर पेंडुलम का फिर से हमें टाइम पीरियड निकालना हो तो हम किस प्रकार से टाइम पीरियड को निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग इस केस में क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने पेंडुलम को x डिस्प्लेस कर देते हैं फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। यही इसकी मीन पोजीशन है, बिल्कुल मानते हैं। तो हम लोग इस पेंडुलम को डिस्प्लेस कर देते हैं x फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। जैसे ही इसको इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाएगा तो मैं यहां पे दो ट्रायंगल दिखा सकता हूं। अगर ये एंगल ले लेते हैं थीटा, तो आप समझ सकते हैं कि जो रेडियस से एंगल बनेगा वो कुछ अलग एंगल होगा, और उस एंगल को हमने क्या लिख दिया? फाइ। तो यहां पे दो एंगल तैयार हो गए और दो ट्रायंगल तैयार हो गए। एक ट्रायंगल ये तैयार हो गया और एक ट्रायंगल ऊपर तैयार हो गया। यहां पर एंगल मैंने लिख दिया थीटा, और यहां पर एंगल मैंने कितना लिख दिया? फाइ। अब अगर मैं x को लिखना चाहूं तो मैं x को आर्क के अकॉर्डिंग, आर्क लेंथ इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल, तो आर्क लेंथ बन गया x और रेडियस क्या बन गया इस केस में L, और एंगल कितना बन गया? थीटा। और सिमिलरली x को अगर नीचे वाले ट्रायंगल से लिखूं तो नीचे में आर्क लेंथ वापस से x, रेडियस क्या बन गया r, और एंगल बन गया फाइ। क्या मैं इस कहानी को ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल सही। अब अगर ये पेंडुलम यहां पहुंच गया तो बनाते हैं इस पेंडुलम का फ्री बॉडी डायग्राम, इस बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम। अगर इस बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो बताएं कौन कौन सी फोर्स कहां कहां आएगी। तो सबसे पहले एक फोर्स आएगी टुवर्ड्स द रेडियस, और टुवर्ड्स द रेडियस जो फोर्स होती है वो होती है ग्रेविटेशन फोर्स, दैट इज mg। तो सबसे पहली फोर्स लगेगी सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ, अट्रैक्टिव फोर्स, और वो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इस बार mg नीचे नहीं है, इस बार mg टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ है। तो गलती होती है, बच्चे mg नीचे बना लेते हैं, बट mg यहां पर नीचे नहीं लगेगा क्योंकि सिस्टम बहुत लार्ज है। तो हमें देखना पड़ेगा कि mg की डायरेक्शन, ग्रेविटेशन की डायरेक्शन सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ होनी चाहिए। तो पहली बात, mg की डायरेक्शन किस तरफ होगी? सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ। बात नंबर दो, दूसरी बात यह है कि जो टेंशन फोर्स होगी वो कुछ इस तरफ होगी, क्योंकि रोप टेढ़ी हो चुकी है तो टेंशन फोर्स भी टेढ़ी हो गई होगी, और कितना होगा? टी टेंशन मैं इस तरफ दिखा सकता हूं। अब जो फोर्स इस सिस्टम को वापस लाए, क्या वो यही होनी चाहिए? जो फोर्स इस सिस्टम को x में वापस लाए उसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए। क्या यहां टेंशन का एक कंपोनेंट आएगा? क्या यहां पर mg का भी एक कंपोनेंट आएगा? मतलब जो रीस्टोरिंग फोर्स बननी चाहिए वो किस किस से बननी चाहिए? सोचिए, किस किस से बननी चाहिए? टेंशन के कंपोनेंट से और mg के कंपोनेंट से बननी चाहिए। चलिए देखते हैं टेंशन का और mg का कौन कौन सा कंपोनेंट यहां पर आएगा। अगर ये एंगल आपका थीटा था तो क्या ये एंगल भी मैं थीटा लिख सकता हूं? सिमिलरली अगर ये एंगल आपका फाइ था तो क्या ये एंगल भी मैं फाइ लिख सकता हूं? तो सोचिए आराम से कि mg का कौन सा कंपोनेंट आपको वापस लाने में मदद करेगा। mg का cos फाइ और mg का sin फाइ। तो mg का sin फाइ वापस लाने में मदद करेगा, और दूसरा जो फोर्स है वो है t का cos थीटा और t का sin थीटा। मतलब दूसरा जो फोर्स वापस लाने में मदद करेगा वो है t का cos थीटा, सॉरी t का sin थीटा। t का cos थीटा इस तरफ और t का sin थीटा इस तरफ। तो जो दूसरा फोर्स आपको वापस लाने में मदद करेगा वो है t का sin थीटा और mg का sin फाइ। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो किस किस से बनी? mg के sin फाइ से और t के sin थीटा से। क्या इन दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट्स को आपस में बैलेंस किया जा सकता है? क्योंकि ये जो बॉब है वो जो मूव करेगा वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन मूव करेगा, वर्टिकली मूव नहीं करेगा। इसका मतलब t का जो ये वाला कंपोनेंट है, कितना कंपोनेंट है बेटा? t का cos थीटा। सोचिए दोबारा, t का cos थीटा, t का sin थीटा। सिमिलरली mg का cos फाइ,
mg का cos फाइ, mg का sin फाइ। तो mg का जो cos फाइ है उसको किससे बैलेंस किया जा सकता है? t के cos थीटा से, बिकॉज वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है, वर्टिकल में इक्विलिब्रियम सेट है, इसलिए हम t cos थीटा को किसके बराबर लिख सकते हैं? mg के cos फाइ के बराबर लिख सकते हैं। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। चेक करिए अच्छी तरीके से चेक करिए और समझ में आना चाहिए, बहुत आसान सी चीज है। mg के cos फाइ को t के cos थीटा से बैलेंस कर दिया। क्यों? क्योंकि वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है, जो फोर्स है वो है हॉरिजॉन्टल में, दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स। अब अगर एक कंडीशन लगाई जाए, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट्स आर वेरी स्मॉल, ध्यान से, द डिस्प्लेसमेंट्स और द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स आर वेरी स्मॉल, तो क्या बोल सकता हूं कि थीटा एंड फाइ विल बी वेरी स्मॉल, विल बी वेरी स्मॉल। और अगर आपके थीटा और फाइ बहुत छोटे हैं तो कॉस के अंदर अगर छोटी वैल्यू रखी जाती है तो कॉस थीटा बन जाता है 1, क्योंकि कॉस 0 लगभग कितना होता है? 1 के बराबर। मतलब 0 को जितना टेंड करेंगे कॉस अपनी वैल्यू को 1 के बराबर रखने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए अगर थीटा स्मॉल है तो t का cos थीटा को आप लिख सकते हैं t, और mg के cos फाइ को आप लिख सकते हैं केवल mg, मतलब टेंशन mg के बराबर लिखा जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखते चलेगा। तो मैंने क्या किया, थीटास को स्मॉल करके cos थीटा और cos फाइ, एंगल्स को स्मॉल करके cos थीटा और cos फाइ की वैल्यू 1 1 पुट कर दी, जिससे मेरा t किसके बराबर आ गया? mg के बराबर आ गया है। अच्छा, एक बात और देख लीजिए कि रीस्टोरिंग फोर्स को कैसे लिखना है भाई। तो रीस्टोरिंग फोर्स इस बार जो बन रही है वो रीस्टोरिंग फोर्स आ रही है, जरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्या क्या? mg का sin फाइ, mg का sin फाइ, और साथ ही साथ t का sin थीटा, और t के sin थीटा में t की जगह लिख सकता हूं mg और sin थीटा मैं पुट कर सकता हूं। तो मैंने t की जगह mg को पुट कर दिया और sin थीटा की जगह sin थीटा को रहने दिया। क्या यही मेरे पास रीस्टोरिंग फोर्स है? क्या यही फोर्स डिस्प्लेसमेंट के रिवर्स डायरेक्शन में है? तो इसीलिए इस फोर्स में एक नेगेटिव साइन भी यूज किया जा सकता है। कुल मिला के जो आंसर बनेगा वो बनेगा -mg sin फाइ प्लस sin थीटा, sin फाइ प्लस sin थीटा। अगर आपके एंगल्स छोटे हैं, जो बात मैं पहले से लिख चुका हूं कि अगर आपके एंगल्स छोटे हैं तो आप sin थीटा को थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए आप sin के टर्म को गायब कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट क्या बना? सिंपल सा, फाइ प्लस थीटा। क्या बना भाई? फाइ प्लस थीटा, वेरी इजी। क्या बना? फाइ प्लस थीटा। अब आपके फाइ को लिखा जा सकता है x बाय r और थीटा को लिखा जा सकता है x बाय l, क्योंकि मैं पहले से लिख चुका हूं। तो मैं अपने फाइ को लिख देता हूं x बाय r और थीटा को लिख देता हूं x बाय l, लिखा जा सकता है। और अगर इसमें मैं x को कॉमन ले लूं तो यहां पे आ जाएगा 1 1 और यहां पे आ जाएगा x अलग से। क्या यही आपकी रीस्टोरिंग फोर्स आ गई? क्या आपको अपना वो कांस्टेंट k दोबारा दिखाई दे रहा है जो हर बार हमने अपने टॉपिक में ढूंढा है? हमने हमेशा क्या ढूंढा है? x के आगे क्या कोफिशिएंट बना। तो इस बार जो x के आगे कोफिशिएंट बना वो कुछ ये है। क्या यही आपका k बनेगा? क्या यही आपका k बनेगा? और इससे हमारे पास जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k, और k की जगह क्या यूज कर सकते हैं? mg 1 बाय r प्लस 1 बाय l, करेक्ट। अब m के टर्म को कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसका मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। आप देख चुके हैं कि पेंडुलम की किसी भी केस में आपका कभी भी मास का टर्म नहीं आया, इसलिए मास का टर्म अभी भी इंडिपेंडेंट है। मतलब चाहे 5 किलो का है, चाहे 25 किलो का हो, चाहे 20 किलो का हो, कभी भी पेंडुलम के मास से हमको उसके टाइम पीरियड में फर्क नहीं मिलता। तो मास का टर्म अभी भी नहीं आया, यहां पे 1 छोड़ देते हैं, आपका रिजल्ट तैयार हो गया। t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन g 1 by r plus 1 by l, where r is the radius of the earth, and l is the length of the pendulum wire या string, length of the pendulum string। रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट को अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिए। t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन g 1 by r प्लस 1 by l।
अब अगर इसके आगे बात की जाए और एक केस ले लिया जाए सिंपल सा, यहीं पर लिख देता हूं, इसको हटा देते हैं। अगर केस ले लेते हैं जिसमें हम लेंथ को रेडियस से बहुत ही बड़ा कर दें, टाइम पीरियड ऑफ अ लार्ज पेंडुलम। लार्ज पेंडुलम का मतलब हो गया कि अगर मैं इस कंडीशन में एक और कंडीशन को ऐड कर दूं, कंडीशन क्या है कि अगर मैं लेंथ को रेडियस से बहुत बड़ा कर दूं, अगर लेंथ को रेडियस से बहुत बड़ा कर दिया जाए तो ऐसे केस में क्या होगा कि आप 1/L को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि लेंथ जब रेडियस से बहुत बड़ा हो जाएगा तो 1/L विल बिकम वेरी स्मॉल। किसके सामने भाई, किसके सामने? 1/R के सामने। तो अगर 1/R के सामने 1/L बहुत छोटा हो गया तो हम 1/L को इग्नोर कर सकते हैं और आंसर बन जाता है T इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ, अगर 1/L को हटाएं तो R ऊपर आ जाएगा, आंसर बन जाएगा R/G। टाइम पीरियड ऑफ अ वेरी लार्ज पेंडुलम, वेरी लार्ज पेंडुलम। तो जब तक लेंथ रेडियस के कंपैरेबल है तब तक आप इस रिजल्ट को यूज करेंगे, और जब लेंथ रेडियस से बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाए, जैसे कि लेंथ दे दिया 10 टाइम्स, 12 टाइम्स, 15 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ, या वेरी लार्ज पेंडुलम नाम दे दिया, तो ऐसे केस में आप 1/L को इग्नोर करते हैं। किसके सामने? 1/R के सामने। तो 1/L जैसे इग्नोर करेंगे, रेडियस का टर्म ऊपर आएगा, आंसर बन जाएगा T इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ R/G। रेडियस ऑफ द अर्थ हमें पहले से पता है 6400 किलोमीटर, जी की वैल्यू हमें पहले से पता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब इस रिजल्ट में सारी चीजें पुट की जाती है तो ये रिजल्ट निकल के आता है 84.6 मिनट्स। 84.6 मिनट्स इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके ग्रेविटेशन में भी आ चुका है। जब सैटेलाइट बहुत करीब घूमती थी तब भी ये रिजल्ट आया था उसके टाइम पीरियड का, और आज दोबारा ये टाइम पीरियड ऑफ अ वेरी लार्ज पेंडुलम निकल के आता है। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? हमने कॉन्सेप्ट में क्या ध्यान दिया कि हमने सबसे पहले पेंडुलम को बहुत बड़ा कंसीडर किया, लेंथ में और रेडियस में एक रिलेशन देखा कि L और R के टर्म्स में आंसर आए, फिर हमने लेंथ को रेडियस से बहुत बड़ा करके एक नया आंसर डिराइव किया। दोनों आंसर अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। जिस दिन उन्होंने लेंथ को रेडियस के टर्म्स में दिया, एग्जाम में लेंथ को रेडियस के टर्म्स में दिया हुआ है, जैसे L इक्वल्स टू 2R, L इक्वल्स टू R, तो आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है। एंड व्हेनेवर दे से दैट लेंथ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, एट दैट टाइम व्हाट वी हैव टू डू, we have to use the simpler formula, that is 1/L we can ignore in front of 1/R, and we can directly use T equals to 2 under root of R/G. करेक्ट? सिंपल, समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है। अब ये तो हो गया वेरी लार्ज पेंडुलम के बारे में। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो अभी ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। मैं इसको रख करके एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं। इंट्रोडक्शन होगा जिसका, वो होगा फिजिकल पेंडुलम के बारे में। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, तो अगर हम इसके आगे बात करें और बात करें फिजिकल पेंडुलम के केस में, तो ये वेरी लार्ज पेंडुलम समझ में आया होगा आपको बहुत अच्छी तरीके से। बात करते हैं एक और टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फिजिकल पेंडुलम। तो फिजिकल पेंडुलम क्या होता है कि जब भी आप ये बॉब और स्ट्रिंग के ऊपर बढ़ जाते हैं, आप सोचते हैं कि बॉब और स्प्रिंग का क्या काम है, अब बॉब और स्प्रिंग के थोड़ा ऊपर चलते हैं। किसी भी चीज को एक पेंडुलम की तरह बनाया जा सकता है, किसी भी चीज को, एक रेक्टेंगल को, एक स्क्वायर प्लेट को, एक रिंग को कहीं से भी हिंच करिए, कहीं से भी हिंच करिए और छोड़ दीजिए, बन गया आपका पेंडुलम। तो एक रॉड को, रिंग को, किसी भी चीज को, किसी भी शेप के ऑब्जेक्ट को आप एक पेंडुलम की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और अगर उसको पेंडुलम की तरह ट्रीट करेंगे तो वो टाइप का पेंडुलम कहलाता है आपका फिजिकल पेंडुलम। क्या कहलाता है, दोबारा बोलिए, फिजिकल पेंडुलम। अच्छा, तो अगर फिजिकल पेंडुलम की बात की जाए तो फिजिकल पेंडुलम में मैं कोई भी आर्बिट्ररी शेप ले लेता हूं। ये कोई भी बॉडी है जिसका मैंने शेप डिजाइन नहीं किया, दिस कैन बी अ सर्कुलर बॉडी, दिस कैन बी अ सिलिंड्रिकल बॉडी, अ रॉड, एनीथिंग, आई डोंट नो। तो ये एक बॉडी ले ली, हमने क्या किया, अब इसमें इसको हिंज किया एक पॉइंट से और बोला कि अगर इसको डिस्प्लेस कर दें इसकी मेन पोजीशन से तो बताइए इसका टाइम पीरियड क्या आएगा। दिस टाइप ऑफ पेंडुलम इज कॉल्ड फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम। चलिए सबका ध्यान बोर्ड पर, फिजिकल पेंडुलम के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो वेरी लार्ज पेंडुलम पढ़ लिया, बात करते हैं फिजिकल पेंडुलम के बारे में। तो मैंने एक आर्बिट्ररी शेप की बॉडी ली, आर्बिट्ररी का मतलब कोई भी
मनपसंद शेप लिया और स्टार्ट हो गए। मैंने उसको हिंज भी अपने मनपसंद पॉइंट पे किया। सेंटर ऑफ मास पे हिंज नहीं करेंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे अगर हिंज कर दिया तो फिर बॉडी क्या नहीं कर सकती, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अगर आपने हिंज कर दिया तो बॉडी क्या नहीं कर सकती, बॉडी एसएचएम नहीं दिखा पाएगी। इसलिए मैंने उसको उसके सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि अभी फिलहाल सेम है, ग्रेविटी कांस्टेंट है, इसलिए मैंने उसको हिंज किसी अलग पॉइंट पे किया। मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहां पर है, दिस इज इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यू कैन आल्सो कॉल इट सेंटर ऑफ मास, आप इसको सेंटर ऑफ मास भी बोल सकते हैं जब तक ग्रेविटी कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो हिंज किया है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिख रहा है, बॉडी का शेप थोड़ा अजीब सा है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर इसको डिस्प्लेस किया जाएगा तो व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड, इसका क्या टाइम पीरियड आएगा। चलिए डिस्प्लेस करते हैं। अगर इस बॉडी को इसके इक्विलिब्रियम से, फिलहाल इक्विलिब्रियम में दिख रहा है, फील भी आ रहा है, तो अगर इसको इसके इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस किया जाए, ये देखिए मैंने इसको इसके इक्विलिब्रियम से क्या कर दिया, हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया। हिंज और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच के डिस्टेंस को मैं पहले से लिख देता हूं d। तो आपको वो जो लाइन मैंने जोड़ी है किस किस के बीच में बेटा, हिंज और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में एक मैंने क्या जोड़ी है, एक लाइन जोड़ी है। उस लाइन को अगर थोड़ा सा टिल्ट कर दे, अगर उस लाइन को थोड़ा सा टिल्ट कर दे, जितने एंगल मैं सोच रहा हूं, जैसे कि थीटा एंगल से मैंने टिल्ट किया, तो मतलब मैंने बॉडी को क्या किया, थीटा एंगल से घुमा दिया। अगर बॉडी को थीटा एंगल से घुमाऊंगा तो क्या mg को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे दिखाते हैं, mg को कहां दिखाते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो सोचिए कौन सा कंपोनेंट है mg का जो वापस लाने का टॉर्क लगाएगा। तो आप समझदार हैं, आप जानते हैं कि mg अगर इधर लग रहा है और ये एंगल थीटा है, तो क्या ये एंगल भी थीटा हो गया, और mg का यहां वाला कंपोनेंट हो गया mg का साइन थीटा, mg का cos थीटा, सॉरी, और mg का यहां वाला कंपोनेंट जो वापस लाएगा दैट विल बी mg का cos थीटा, दिस विल बी, सॉरी, दिस इज mg का cos थीटा, तो जो वापस लाएगा दैट विल बी mg का sin थीटा, है ना, आएगा वापस। किसकी वजह से टॉर्क आएगा, mg के sin थीटा की वजह से। पेंडुलम में भी यही आया था, सेम टू सेम, mg के sin थीटा की वजह से क्या आया था, टॉर्क आया था। क्या आप मुझे रीस्टोरिंग टॉर्क लिख के बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। रीस्टोरिंग टॉर्क आ रहा है mg का sin थीटा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से कहां, हिंज से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का, हिंज से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस मैंने पहले से दे रखा है d, तो आपके पास रीस्टोरिंग टॉर्क आ गया mg का sin थीटा इनटू d। चेक करिए आराम से, तो ये हो गया mg, यहां आ गया mg का cos थीटा जिसकी वजह से टॉर्क नहीं मिलेगा, यहां आएगा mg का sin थीटा जिसकी वजह से टॉर्क मिलेगा, और d into mg sin थीटा विल गिव यू द रिक्वायर्ड रीस्टोरिंग टॉर्क, बॉडी को जो टॉर्क मिला। यहां पे d क्या है, दोबारा डिस्टेंस बिटवीन, लिख देता हूं, डिस्टेंस बिटवीन हिंज एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये d डिस्टेंस, याद रखेंगे इस बात को कि d डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन हिंज एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हिंज जिस पॉइंट पे आपने उसको पाइवट करके रखा हुआ है, पाइवट भी वर्ड यूज कर सकते हैं, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास आप वो ले सकते हैं जिस पॉइंट पे आपको पता होगा। अगर सर्कुलर देंगे तो उसका सेंटर ही सेंटर ऑफ मास होता है, रॉड है तो उसका मिडिल पॉइंट ढूंढ लीजिएगा, तो सारी कहानी इससे आपको समझ में आ जाएगी। अब ये आ गया आपके पास रीस्टोरिंग टॉर्क। अगर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल रखो तो फिर से sin थीटा कैन बी रिप्लेस बाय थीटा, और आंसर क्या बन जाएगा, mgd, और वापस से थीटा। एक माइनस साइन यूज कर लेते हैं। माइनस साइन क्यों यूज कर रहे हैं भैया, माइनस साइन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि माइनस साइन ये बताना चाह रहा है कि थीटा अगर इस तरफ है तो mg का साइन थीटा पीछे की तरफ है, मतलब टॉर्क की डायरेक्शन थीटा के डायरेक्शन के रिवर्स में है, इसलिए मैं माइनस साइन यूज कर लिया। अब बताइए टाइम पीरियड का आंसर डायरेक्टली, तो टाइम पीरियड हम पढ़ते हैं 2 पाई अंडर रूट ऑफ I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखा गया है। I is the moment of inertia about which point, the point about which torque has been written। टॉर्क किसके अबाउट लिखा गया भाई, h के अबाउट, हिंज के अबाउट, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज, और नीचे आ जाएगा आपके पास mgd जो k की जगह दिख रहा है, k की जगह क्या दिख रहा है, mgd, नीचे आ जाएगा आपके पास mgd, और ये रिजल्ट तैयार हो जाएगा किसी भी प्रकार के पेंडुलम का, जिसका आंसर हो गया 2 पाई अंडर रूट I बाय mgd। ध्यान से देखिएगा, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, रिजल्ट समझ में आ जाएगा एक बार में। तो
T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ I बाय mgd। I के आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज, एंड d is the distance between the hinge and the center of mass of the body or center of gravity of the body। क्लियर? m यहां पर मास है, g यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आया? चलो एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं इसी के नीचे, जिससे हमको ये यूज करना आ जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंस ये नहीं है कि हमें ये आता है नहीं आता है, इंपॉर्टेंस ये है कि हमें इसको यूज करना आता नहीं है ना? अगर यूज करना नहीं आता तो फिर एग्जाम में क्या करेंगे? चलो तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जिसमें एक डिस्क ले लेते हैं, डिस्क, ठीक है, और एक डिस्क को जिसका मास m है और रेडियस r है, उसको हिंज कर देते हैं। कहां पे हिंज कर दिया मैंने? उसके सरकमफेरेंस पे। मैंने डिस्क लिया और डिस्क को पकड़ लिया, ऊपर से हिंज कर दिया। कहां से? सरकमफेरेंस से। और इस डिस्क को डिस्प्लेस कर देते हैं इसकी जगह से कुछ थीटा एंगल से। थोड़ा गोल बना देते हैं, डिस्क जैसा नहीं दिख रहा, ओके, गोल बना देते हैं, कोशिश रहेगी, ठीक है भाई, लगभग लगभग गोल है। चल, तो ये जो डिस्क है, इस डिस्क को हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं इसके मीन पोजीशन से, करा तो कहीं यहां पे आ जाएगा। फिर से मैं पूरी कहानी ना बना के सीधा फॉर्मूला यूज करना सिखाऊंगा। T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ I बाय mgd। चलिए स्टार्ट करते हैं। T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ I किसके अबाउट? याद रखिए, I किसके अबाउट? किसके अबाउट? हिंज के अबाउट। हिंज के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो आपको सेंटर के अबाउट याद होना चाहिए। सेंटर के अबाउट डिस्क का आंसर होता है mr स्क्वायर बाय 2। अगर सेंटर के अबाउट होता है mr स्क्वायर बाय 2 तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, थोड़ा सा खतरनाक वर्ड है, रोटेशन में यूज किया है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम की अगर यूज की जाए तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से यहां जाने का तरीका क्या है? प्लस mr स्क्वायर। तो mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर विल गिव यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज। mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर कितना बन जाएगा? mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर 3 बाय 2 mr स्क्वायर, तो 3 बाय 2 mr स्क्वायर, ये तो बन गया भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आराम से करिए, ध्यान से देखिए, ये हो गया mr स्क्वायर बाय 2 सेंटर के अबाउट। बट सेंटर का आंसर नहीं चाहिए कि आपने डिस्क का ही आंसर रखा है, डिस्क का आंसर नहीं चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, लेकिन डिस्क का किसके अबाउट? हिंज के अबाउट। तो हिंज के लिए कहां तक आना पड़ेगा? यहां तक। एक्सिस अपनी शिफ्ट करनी पड़ेगी, कहां से? सेंटर से सर्कमफेरेंस तक। कितना दूर है? r। तो जब भी r की दूरी पे शिफ्ट करना होता है पैरेलल में, तो हम mr स्क्वायर जोड़ देते हैं। किसमें? सेंटर वाले आंसर में। तो mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर कितना हो गया? 3 बाय 2 mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय mgd। m क्या है? m इज द मास, g इज द ग्रेविटी, एंड d is the distance between center of mass and hinge। center of mass and hinge में कितना दूरी है? r। center of mass और hinge में कितना दूरी है? r। तो अगर यहाँ पे r पुट किया जाए, क्या हम लोग अपने आंसर तक करीब तक पहुंच गए? बिल्कुल पहुंच गए, बस हमें सॉल्व करना है। m से m को मारा, r से r को मारा, क्या बना? जरा ध्यान से देखिएगा। t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 3 बाय 2। अगर 3 बाय 2 को यहां पुट कर दें तो क्या बन जाएगा? सीधा r बाय g। चेक करिए, रिजल्ट को अच्छे से चेक करिए। फिजिकल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल रिलेटेड टू फिजिकल पेंडुलम। केवल ये एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे टाइप के हम एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, इसलिए ध्यान से कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़िए और उसका एक एग्जाम्पल अच्छे से देखिए। जो मैंने बोला एक एक वर्ड, उस पे ध्यान दीजिएगा कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस पॉइंट के अबाउट होना चाहिए, डी डिस्टेंस क्या होना चाहिए। रिजल्ट केवल याद करके आपका फायदा नहीं होगा, उसको यूज करना भी आपको आना चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो क्या आपको इस लेक्चर में समझ में आया? हमने एक वेरी लार्ज पेंडुलम पढ़ा, हमने उसके साथ वेरी लार्ज पेंडुलम में L वेरी ग्रेटर देन R पढ़ा, जिसमें हमने क्या किया? टाइम पीरियड का आंसर निकाला T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ R बाय G, और एक रिजल्ट जिसमें L का भी रिजल्ट आया था, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन G 1 बाय L प्लस 1 बाय R। चेक कर सकते हैं वीडियो के पहले। फिर हमने पढ़ा एक फिजिकल पेंडुलम, जिसमें हमने फिर से टॉर्क का कॉन्सेप्ट लगाया, और टॉर्क का कॉन्सेप्ट लगा के हमने एक रिजल्ट डिराइव किया T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ I बाय mgd। जब ये रिजल्ट हमारे पास आया, हमने इस रिजल्ट को एक एग्जांपल में यूज किया, जिसमें हमने डिस्क लिया, जिसको हमने हिंज किया उसके सर्कमफेरेंस पे, और हमने उसका टाइम पीरियड निकाल के देखा। चलिए
अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया तो हम मूव कर सकते हैं अपने फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे जितनी भी चीजें हमको पढ़नी है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। थैंक यू।